आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टेट सिलेबस के अंतर्गत कविता में बहुत दिनों के बाद कविता से संबंधित अभी हम एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास करें। पहला प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। कवि नागार्जुन बहुत दिनों के बाद कविता के कवि हैं। यह कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? यह कविता जो है युगधारा काव्य संग्रह से ली गई है और ये युगधारा काव्य संग्रह उन्हीं का ही है, नागार्जुन जी की है। और ऐसे बहुत सारे काव्य संग्रह हैं जैसे कि युगधारा, सतरंगों पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, इस तरह के कई काव्य संग्रह है नागार्जुन जी की। आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों के बाद कविता में किसका सुंदर वर्णन किया गया है? बहुत दिनों के बाद कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? गांव का वर्णन किया है, क्योंकि कवि ने बहुत दिनों तक अपने गांव नहीं आए थे और गांव आने पर उन्होंने गांव की सुंदरता का चित्रण किया है इस कविता में। कवि ने बहुत दिनों के बाद जी भर के क्या देखा? पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। यानी पकी फसल पक चुकी है, सुनहली यानी कि सोने के रंगों जैसी, फसलों की मुस्कान। जब फसल पक जाती है तो फसल के जो रंग हैं बदल जाते हैं और वो रंग सुनहली जैसे लगती हैं। कवि ने बहुत दिनों के बाद जी भर के देखा पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। कविता में किसकी कंठ कोयल जैसी है? किशोरियों की कंठ, किशोरियों यानी कि बालिकाएं और स्त्री भी कह सकते हैं। तो किसकी कंठ कोयल जैसी है, इसका वर्णन किया गया है किशोरियों की कंठ। किशोरियां क्या कूटते हुए नजर आए थे? जब कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव आए थे तो किशोरियां क्या कूटते हुए नजर आई? धान कूट रही थी किशोरियां। कवि ने अब की बार क्या जी भर सुन पाया? किशोरियों की कोकिल कंठी तान और कोयल जैसे मधुर गीत, तान यानी कि लहर, गाने की लहर। किशोरियाँ कोयल के जैसे मीठी आवाज़ में सुर और ताल के साथ गाती हुई धान कुटते हुई नजर आ रही थी और कवि ने जी भर सुन पाया। क्या सुने? किशोरियों की कोकिल कंठी तान, किशोरियों की कोयल जैसी आवाज़ में मीठी गान सुन पाए। बहुत दिनों के बाद कविता में किस वृक्ष की बात कही गई है? यहाँ पे गलती हो गई है दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद कविता में मौलश्री वृक्ष की बात कही गई है। मौलश्री एक सदाबहार वृक्ष है जो कि अपने सुगंध और छोटी छोटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सफ़ेद और लाल रंग के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। इसी वजह से मौलश्री के वृक्ष जो हैं अपने छोटे छोटे सुगंधित फूलों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी पहचान यानी इस वृक्ष की पहचान फूलों से ही होती है। और इस कविता में मौलश्री वृक्ष की बात कही गई है। मौलश्री में ढेर ढेर से कैसे फूल खिले हुए थे? ताजे तट के फूल खिले हुए थे और ताजे फूल से सुगंधित आ रही थी। उस सुगंध भी बहुत ही मनमोहक था जो कि कवि का ध्यान उन्हीं और आकर्षित हो गया था। यानी मौलश्री के ढेर सारे ताजे तट के फूल कवि ने दे सूंघा। अब की बार कवि जी भर क्या सूंघे? अब की बार कवि जी भर के मौलश्री के ताजे तट के फूल की सुगंध सूंघे। और गांव की हवाएं भी साफ हुआ करती है। मौलश्री के ताजे तट के फूल की सुगंधित कवि का ध्यान आकर्षित की और जी भर के कवि ने उसे सूंघा। सुगंधित बहुत ही आकर्षक और मनमोहक था। धूल कैसी है? धूल चंदन वर्णी है, चंदन के रंगों जैसी है। धूल को यहाँ पे चंदन के समान तुलना किया गया है। यानी गांव की मिट्टी की धूल जो होती है चंदन वर्णी है, चंदन के जैसी है।
कहाँ की धूल चंदन वर्णी है, कविता में बात की गई है गांव की पगडंडी की। गांव की पगडंडी की धूल चंदन वर्णी है। पगडंडी का अर्थ क्या है? पगडंडी का अर्थ है संकीर्ण, पतली और कच्ची रास्ता, जो कि पहाड़ों में, जंगलों में और खेतों में देखने को मिलती हैं। ये पगडंडी जो है प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक रास्ता होता है। एक पतली सी होती है रास्ता।